शहर के बीचों बीच स्थित संत वसुधा गर्ल्स हॉस्टल अपने अनुशासन और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहां सिर्फ वही लड़कियां रह सकती थीं जो पढ़ाई में उत्कृष्ट थीं और जिनका भविष्य उज्जवल माना जाता था। लेकिन इस हॉस्टल के बारे में एक अजीब अफवाह भी थी। रात के समय यहां कोई अज्ञात शक्ति घूमती थी। हॉस्टल की तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 307 पिछले कई महीनों से खाली पड़ा था। कहते थे कि वहां रात को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और कुछ लड़कियों ने तो छायाएं भी देखी थीं। लेकिन रिया नाम की एक जिद्दी और पढ़ाई में तेज लड़की को इन अफवाहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसने वही कमरा ले लिया। पहली रात को कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात जब रिया पढ़ाई कर रही थी तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। खिड़की के पर्दे बिना हवा के ही हिल रहे थे और हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को उसकी नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब आ गया हो। एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। वह डर से कांप उठी, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। रिया को रोज अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक विशाल काले नाग को देखती जो धीरे धीरे आकार बदलकर एक सुंदर युवक बन जाता। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। वह युवक रिया को देखता और कहता, तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें पिछले जन्म से चुना है। रिया इन सपनों को सिर्फ एक मन का भ्रम समझकर अनदेखा करती रही। लेकिन फिर एक दिन वह अचानक बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जो बताया उससे सब सन्न रह गए। रिया प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर हॉस्टल में हंगामा मच गया। रिया ने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं था, फिर यह कैसे हो सकता था? कुछ लोगों ने इसे मेडिकल मिस्ट्री बताया तो कुछ ने इसे दैवीय चमत्कार कहा। लेकिन रिया खुद डरी हुई थी। उसे याद आया कि कैसे सपनों में वह युवक उसके करीब आता था। क्या यह सब सिर्फ सपना था या कोई रहस्यमयी शक्ति उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी? डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट्स चेक की और जो सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह इंसान नहीं था। उसकी बनावट सामान्य भ्रूणों से अलग थी। रिया का मामला जंगल की आग की तरह फैल गया। तभी एक दिन हॉस्टल की सबसे बुजुर्ग कर्मचारी सुमित्रा अम्मा ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। यह कोई साधारण हॉस्टल नहीं है। यह जगह एक श्राप से बंधी हुई है। 100 साल पहले इसी जमीन पर एक मंदिर था जहां एक नागराज तपस्या करता था। लेकिन कुछ लोगों ने उस मंदिर को तोड़ दिया और यह हॉस्टल बना दिया। तब नागराज ने श्राप दिया कि हर 100 साल बाद वह यहां आएगा और अपनी शक्ति से एक विशेष संतान को जन्म देगा, एक ऐसा वंशज जो आधा मानव और आधा सर्प होगा। रिया का डर अब बढ़ चुका था। कुछ महीनों बाद उसने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा असाधारण था। उसकी आंखें चमकदार हरी थीं और उसकी त्वचा साधारण बच्चों से अलग थी। रिया अब समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक रात वह बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोगों ने ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। और उसी रात हॉस्टल के तीसरी मंजिल के कमरे में फिर से सरसराहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई वहां फिर से लौट आया हो। क्या वह नागराज वापस आ चुका था या वह बच्चा ही अब इस रहस्य का नया अध्याय लिखने वाला था? रिया का बच्चा रातों रात गायब हो गया। हॉस्टल की दीवारों पर किसी सर्प के रेंगने के निशान थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासन ने इसे चोरी का मामला बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन रिया जानती थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गर्भावस्था के दौरान उसे जो रहस्यमयी सपने आते थे वे अब और भी तीव्र हो गए थे। एक रात उसे सपना आया कि वही काला नाग युवक उसके सामने खड़ा है। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन यह संसार उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। वह अब वहीं जाएगा जहां उसका असली स्थान है। रिया ने रोते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्यों मुझे ही चुना? युवक ने धीमे स्वर में कहा, मैं नागराज वासुकी का पुत्र हूं। 100 वर्षों पहले मेरे पिता ने इस भूमि पर तपस्या की थी, लेकिन मनुष्यों की अधर्मिता के कारण उनका धैर्य टूट गया।
इस भूमि पर जो भी स्त्री इस श्रापित कक्ष में रहेगी वह नागवंश के वंशज को जन्म देगी और वह बच्चा मेरे कुल का भविष्य होगा। रिया की आंखें नम थीं, लेकिन एक शांति भी थी। वह अब समझ गई थी कि उसका भाग्य कुछ अलग था। समय बीतता गया और रिया ने इस रहस्य को अपने भीतर दफना दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रसिद्ध पत्रकार बनी। उसका उद्देश्य अब सिर्फ एक था, रहस्यों को उजागर करना और सत्य को दुनिया के सामने लाना। इसी सफर में उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक पुरातत्वविद था जिसे भारत के गुप्त रहस्यों और प्राचीन मंदिरों की खोज में गहरी रुचि थी। दोनों को एक दूसरे की कहानियों में कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें जोड़ने लगा। रिया ने अर्जुन से अपनी पूरी कहानी साझा की। अर्जुन ने न तो उसे पागल समझा और न ही कोई अविश्वास दिखाया, बल्कि उसने कहा, अगर यह सच है तो हमें और भी गहरे जाकर इस रहस्य को खोजना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सिर्फ शुरुआत है? रिया और अर्जुन ने शादी कर ली और दोनों ने मिलकर पुरानी गुप्त घटनाओं की खोज शुरू कर दी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी। धन्यवाद। यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।